डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में वर्नर थ्योरी क्या कहती है, तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, तो आपको इनको ठीक से समझना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है मेटल पोजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज की मेटल की टू टाइप्स की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये क्या है ये आपको सेकंड पॉइंट से क्लियर होगा। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है कि मतलब प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर मींस कि प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर मींस कि सेकेंडरी वैलेंसी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही है। जैसे यहाँ पर हम एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं CuNH3 4SO4, तो यहाँ पर आप देखेंगे सल्फेट जो है वो 2 नेगेटिव है और कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव है। तो 2 पॉजिटिव उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई। और ये 4 उसके साथ ग्रुप लगे हैं जिन्हें लिगेंड बोलते हैं, तो ये उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही उसकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। तो ये आपको नोट करना है ये 2 पॉइंट्स में। और थर्ड पॉइंट है मेटल एटम हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, कि मेटल एटम जो भी होता है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी तो फिक्स होती है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी हालांकि फिक्स नहीं होती है। जैसे कॉपर जो है 1 पॉजिटिव भी हो सकता है किसी केस में, जैसे आयरन के बारे में आपने सुना है कि Fe2 पॉजिटिव भी होता है और 3 पॉजिटिव भी होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हर एक का फिक्स होता है। जैसे कॉपर का आपने 4 ही देखा है, कोबाल्ट का 6 देखा है, एक आध इसमें एक्सेप्शन केस हो सकता है जो आप बाद में देखेंगे। तो अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक का आपको फिक्स ही दिखाई देगा और उसको लर्न नहीं करना है कि किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वो नंबर ऑफ लिगेंड से आपको पता चल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और आगे देखते हैं मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ टाइप्स ऑफ वैलेंसी। जो मेटल होता है वो अपनी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। मींस की कॉपर जो है जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो वो इस तरह से बनाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हो और ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही हो, इसी में वो कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल बन पाता है। तो ये दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है मेटल एटम। और जो दोनों वैलेंसी हैं, जैसे एक प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, इसका जो 2 पॉजिटिव चार्ज है उसको कोई नेगेटिव ग्रुप जो है वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसमें आपको ये भी नोट कर लेना है कि जो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, तो प्राइमरी वैलेंसी को जो पॉजिटिव चार्ज को कोई नेगेटिव ग्रुप जो है वो सेटिस्फाई करता है, चाहे वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो चाहे इनसाइड हो। तो मैं आपको एग्जांपल एक और भी देता हूं, जैसे ये कोबाल्ट है NH3 4Cl2Cl, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 3 पॉजिटिव, तो इसके साथ कोई 3 नेगेटिव होने चाहिए। जैसे एक Cl नेगेटिव है और 2 Cl ये हैं, तो ये 2 Cl जो है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को भी और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को भी। मींस कि ये जो 2 Cl हैं ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये सिर्फ क्या करता है, प्राइमरी वैलेंसी को। तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला कोई नेगेटिव ग्रुप होता है, चाहे वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो या इनसाइड हो, तो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो है दैट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव ग्रुप। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वो उसको वो न्यूट्रल या नेगेटिव ग्रुप जो लिगेंड हैं जो ब्रैकेट के अंदर हैं वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव ग्रुप। तो ये आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है लिगेंड्स ऑक्यूपाइड फिक्स पोजीशन इन स्पेस। तो लिगेंड जो है, लिगेंड की पोजीशन जो स्पेस में होती है उसी से उसकी ज्योमेट्री बनती है। जैसे जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो या तो वो टेट्राहेड्रल शेप हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जैसे ये 4 + 2 6 है, तो शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर से शेप का बारे में आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन शेप का डिस्कशन जो है वो अगली थ्योरी में आएगा। तो ये आपको सारे पॉइंट्स नोट कर लेने हैं और आपको ये भी याद रखना है कि वर्नर को ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी पर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, तो ये भी आपको कहीं नोट कर लेना है। और ये जो वर्नर थ्योरी है इसके बेस पर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डिटरमाइन हो सकता है ये हमें आगे देखना है।
आगे हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि कोबाल्ट क्लोराइड जो है वो अमोनिया के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कैसे कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा ये कैसे पता चलेगा? तो क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल हैं, तो मैं एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लेता हूँ NH3 जो है सपोज 6 उसके मॉलिक्यूल हैं, और Cl3 जो है वो तीनों के तीनों Cl जो है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जो Cl जो बाहर होते हैं वही आयनाइजेबल होते हैं, और उनको अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करें तो क्या हो जाता है, AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर तीनों Cl बाहर हैं तो इसका मतलब जो है वो 3 मोल्स AgNO3 से रिएक्ट करेगा, और 3 मोल्स ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेट अगर कोरस्पॉन्डिंग टू 3 मोल्स है, मीन्स की ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों Cl जो है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं। तो क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होता है, 3 पॉजिटिव होता है, तो Cl तो उसके पास 3 ही होंगे, क्योंकि 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव जो है तभी वो बैलेंस होगा। और क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो लिगेंड तो टोटल कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो अगर हमें अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेट से ये पता चलता है कि 3 Cl जो है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इसका मतलब 6 लिगेंड जो है जो न्यूट्रल ग्रुप है वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। और ये फार्मूला रहेगा जो हमें प्रैक्टिकल करके मींस अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेट से पता चलता है जब हम उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं। तो इस बेस पर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही होती है, और ऑक्टाहेड्रल शेप आपको बनानी आती ही है, इस टाइप से होती है, और एक ऊपर और एक नीचे इस टाइप से रहता है। तो इस थ्योरी में ये यहाँ पर इस तरह से बाउंड्री नहीं बनाई जाती, तो इसी तरह से हम बनाएंगे ये ऑक्टाहेड्रल शेप, ये 4 साइड में और एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि NH3 जो है यही इसमें एज ए लिगेंड है जो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर मींस सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो 6 की 6 पोजीशन है यहाँ पर हम NH3 ही लगाएंगे, और जो तीनों Cl हैं जो सिर्फ उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव से अट्रैक्टेड हैं, और उनको हम डॉटेड लाइन से कहीं भी साइड में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी, मैं इस तरह से और भी पॉसिबिलिटी आपको बताता हूँ। सपोज ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जो है NH3 अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, और आपको आगे लिख रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेट से ये पता चलता है कि यहाँ पर ओनली 2 Cl आयनाइजेबल हैं, तो ये 2 मोल से ही रिएक्ट करता है, और अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेट पहले से कुछ कम बनती है। तो अगर 2 आयनाइजेबल Cl है तो वो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रखते हैं, क्योंकि Cl हमारे टोटल 3 हैं, तो 1 Cl जो है वो इनसाइड होगा। तो अगर इस 1 Cl इनसाइड है मींस कि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है NH3 टोटल कितने होंगे, 5 ही होंगे, क्योंकि टोटल लिगेंड तो 6 ही हो सकते हैं। तो ये जो Cl है इसके पॉजिटिव चार्ज को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, मींस कि ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो दोनों Cl हैं ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये जो 5 NH3 हैं ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को मींस एज ए लिगेंड जो है मींस उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इसको इंडिकेट कर रहे हैं, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये Cl दोनों कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी शेप कैसे हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल शेप बनानी है आपको, तो ये 4 ऐसे साइड में, एक ऊपर एक नीचे तो लगाना ही है। तो ये जो Cl है ये एज ए लिगेंड भी है, और 5 लिगेंड जो है वो क्या है, NH3 है, तो वो आप लगा लीजिए। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया है। ये Cl मैंने बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव ग्रुप है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से भी दिखाएंगे। और वो जो 2 Cl हैं वो एक इधर आप कहीं भी इसको साइड में दिखा सकते हैं। तो जो दोनों लाइन है ये शो करता है कि वो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी को भी जो डॉटेड लाइन से है, और सेकेंडरी जो डार्क लाइन से है। और जो खाली डॉटेड लाइन है इट मींस कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से ये एक पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी तो हमें 3 Cl बाहर और एक 2, फिर एक बार हम क्या करेंगे 1 Cl बाहर रखेंगे, और एक बार 0 मींस कि सारे Cl अंदर होंगे। तो इस तरह से बाकी के जो स्ट्रक्चर हैं वो हम आगे बना के दिखा देते हैं।
आगे देखते हैं कि थर्ड नंबर पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सपोज एक ही आयनाइजेबल Cl है, जब हम इसको सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं, सपोज 1 मोल ही इसका रिएक्ट करता है और अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेट मिनिमम बनती है एक ही Cl के कोरस्पॉन्डिंग, तो एक ही Cl इसमें आयनाइजेबल होगा और 2 Cl जो है फिर वो अंदर होंगे सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम NH3 कितने लगाएं, हमें 4 ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो क्वार्ट का 6 ही होता है। तो इस बेस पर जो है इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो आप देख लीजिए कि ये 6 तो लिगेंड है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं, 4 साइड में एक ऊपर एक नीचे तो बनाना ही है। तो ये 2 Cl हम यहाँ पे ट्रांस में लगा लेते हैं। अगर आप सेम लगाते हैं तो सेम आसपास लगाते हैं तो वो सिस पोजिशन हो जाती है, अपोजिट साइड लगाते हैं तो इसको हम ट्रांस बोलते हैं। ऐसा आइसोमरिज्म में आपको बताया जाता है। और ये 4 जो NH3 है वो एज ए लिगेंड हम यहाँ पर इसकी पोजीशन लगा देते हैं इस टाइप से। तो ये Cl आपको याद रखना है कि ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें हम दोनों लाइन लगाएंगे, डार्क भी और डॉटेड भी। और ये Cl अलग से आप ऐसा दिखा दीजिए क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है इस टाइप से। तो एक और पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं कि कोई भी अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेट बनते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई भी आयनाइजेबल Cl नहीं है। तो इस टाइप से वो तीनों Cl इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। तो यहाँ पर NH3 3 ही होंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमेशा क्या रहता है, 6 रहता है। तो इस बेस पे आप कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ये 4 साइड में एक ऊपर एक नीचे इस टाइप से रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 3 Cl तो ऐसे लगा देते हैं अलग अलग पोजीशन पर और 3 NH3 ऐसे लगा देते हैं, ये भी डिफरेंट अल्टरनेटिव पोजीशन पर लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें दोनों लाइंस आएंगी, तो इस टाइप से बन जाएगा। और ये जो Cl है ये आपको याद हो गया है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और NH3 जो है अमीन जो है वो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर का आइडिया हम वर्नर थ्योरी के बेस पर लगा सकते हैं। आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या क्या कमियां हैं ये आपको नोट कर लेनी है। तो यहाँ पे लिखा है दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो वर्नर थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पाई हैं, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा रहता है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, वो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं होता है। और मैग्नेटिक करेक्टर का मतलब होता है कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं, रिपल्शन होती है। और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। तो कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कौन सा नहीं होते हैं, तो इस थ्योरी में ये सब क्लियर नहीं है, जो कि अगली थ्योरी में हो जाती हैं। तो जो आगे वाली थ्योरीज हैं जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें हाइब्रिडेशन वाले कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करके उनको ठीक से समझाएंगे। और उसके अलावा एक और थ्योरी भी है, उसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये भी आपके लिए कुछ नया कंसेप्ट है। तो ये जो थ्योरीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें आगे इसको समझना है, और ये नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएंगी। आगे हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं। जैसे ये कॉपर आयन है और ये 4NH3 जो है, NH3 जो ग्रुप है लिगेंड जिसको बोलते हैं, इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है इस टाइप से CuNH3 4 और 2 पॉजिटिव। तो ये जो रिएक्शन है जैसे कि इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ पे लगाया है, तो आपको याद है कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा करते थे +1 में, जिसमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते थे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं CuNH3 ये 2 पॉजिटिव है, और नीचे ये रिएक्टेंट है जैसे ये Cu2 पॉजिटिव, और NH3 जो है जो ये रिएक्टेंट होता है, अगर जितने मोल रिएक्ट कर रहे हो
तो आपको पता है कि वो उसकी इसकी पावर लगा देते हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है उसको ऐसे के से रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि बी से बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम बीटा लिख लेते हैं। तो आपको ये समझना है कि बीटा की वैल्यू जो है इसकी स्टेबिलिटी से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बॉन्ड रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है अगर ये ज़्यादा बनता है तो इसका मतलब ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी और ये कम बचेंगे तो इसका मतलब बी की वैल्यू ज़्यादा ही होगी। तो आपको नोट करना है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स मोर इज द स्टेबिलिटी। तो मोर क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। तो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो बीटा की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो ये सेंटेंस आपने नोट कर लिया होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है इसकी स्टेबिलिटी। तो ये आपको नोट करना है। और एक और आपको बता देते हैं, एक होता है इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो इसका रेसिप्रोकल ही होता है, उसको हम के आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन बीटा उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसकी वैल्यू जितनी कम हो, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है, तो उतना ही कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के आई इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है बीटा के स्टेबिलिटी कांस्टेंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। इसी टॉपिक में आगे आपको देखना है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसकी स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है ये आपको नोट कर लेना है। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो वो इन लिगेंड्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर भी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। और सेकेंड पॉइंट है बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो ये जो ग्रुप है जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ लगता है इसे क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो इसकी बेसिक नेचर उसकी ज्यादा होती है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाता है। तो जिनकी बेसिक नेचर ज्यादा होती है तो वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली मेटल आयन को दे सकते हैं और एक जल्दी से एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन लिगेंड्स की बेसिक नेचर पर भी डिपेंड करती है। और थर्ड पॉइंट देखते हैं वो है प्रेजेंस ऑफ चीलेट रिंग। तो ये जो लिगेंड है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसकी जगह अगर कोई पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड लगा हो जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना ले, तो आपको पता है कि लिगेंड्स जो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड होते हैं जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, चीलेट इफेक्ट होता है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो लिगेंड्स जहाँ पे चीलेट रिंग बनाते हो वहां पर कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी के बारे में आपको रीड कर लेना है।